हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। इंडिया इंडिया, यह है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। इंडिया इंडिया, यह है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। इंडिया इंडिया, यह है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल। Yes!
डीआरडीओ ने सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया। नई पीढ़ी की सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल हवा खतरों को बेअसर करने के लिए उच्च स्तरीय गतिशीलता, भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दिया बधाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 21 जुलाई 2021 को उड़ीसा के तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उड़ान पर का परीक्षण भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से दोपहर करीब 12:45 पर किया गया, जिसमें मल्टी फंक्शन राडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और तैनाती विन्यास में भाग लेने वाले लॉन्चर जैसी सभी हथियार प्रणाली मौजूद है। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। इस प्रक्षेपण को भारतीय वायुसेना के नुमाइंदे ने देखा। उड़ान डेटा के हासिल करने के लिए आईटीआर ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, राडार और टेलीमेट्री जैसी कई रेंज स्टेशनों को तैनात किया। इन प्रणाली द्वारा कैप्चर किए गए संपूर्ण उड़ान डेटा से संपूर्ण हथियार प्रणाली के दोष रहित प्रदर्शन की पुष्टि की गई है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए आवश्यक उच्च स्तरीय गतिशीलता का प्रदर्शन किया। एक बार तैनात होने के बाद यह आकाश एनजी हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए हवाई सुरक्षा क्षमता में शानदार इजाफा करने वाली साबित होगी। उत्पादन एजेंसियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने परीक्षण में भाग लिया। डीआरडीओ ने सत्ता से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया। नई पीढ़ी की सत्ता से हवा में मार जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया। जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी। हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे व्यवस्था खड़ी कर दिया। जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया। जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी।
दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा। उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा? मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए। स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे व्यवस्था खड़ी कर दिया। जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया? जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा। उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा? मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए। स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि देखिए, अगर आपको कुछ लिखना है, लेखक बनना है, लेखन की दुनिया में उतरना है, तो सबसे पहली बात जो आप लिख रहे हैं, दिल से लिखें। ये मत सोचिए कि किताब चलेगी नहीं चलेगी, बेस्टसेलर होगी नहीं होगी, क्रिटिक्स को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये सब आप मत सोचिए। जैसे ही आप ये सब सोचना शुरू करते हैं, आप किताब को पोल्यूट कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं। किताब आप दिल से लिखें, आपकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए, चले ना चले वो भगवान को। तो ये पहला सुझाव हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है या यश कमाना है, उसके और कई आसान तरीके हैं भाई। लेखन की दुनिया में क्यों, और कई आसान तरीके हैं पैसे कमाने के, यश भी कमाने के। तो लेखन जो कर रहे हैं आप दिल से करिए, आपकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए। एक दूसरी बात, कोई भी किताब अपने आप नहीं बिकती। किसी भी किताब को बेचने के लिए या बेस्ट सेलर बनाने के लिए अच्छी मार्केटिंग करनी। और ये मैं हर लेखक को ये सुझाव देता हूं कि कई बार लेखक क्या करते हैं कि वो अपनी पुस्तक लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं और प्रकाशन गृह को, ये पब्लिशर को दे देते हैं, और फिर उसे भूल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि पब्लिशर भाई उसके कई और पुस्तकें हैं जो जिन्हें प्रकाशित करनी है। तो आपको अपने लेखक के तौर पर अपने पुस्तक के मार्केटिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। ये दूसरी, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं। मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं किताबों की जो बेस्टसेलर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि उनका ठीक से मार्केटिंग नहीं किया गया। हिंदी, अपने जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, मलयालम, सब में
आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतनी अच्छी अच्छी उपन्यासें हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलर नहीं बनती क्योंकि वो वहां पे ठीक से मार्केटिंग नहीं होता है। ये अंग्रेजी जो प्रकाशक हैं वो ठीक से मार्केटिंग करते हैं। तो ये हम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस जगत में ये सीखना पड़ेगा कि मार्केटिंग ढंग से कैसे किया। तो ये दूसरा सुझाव होगा। तीसरा सुझाव मैं ये दूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेखन के जगत में ऐसा है कि भाई ये कोई लॉजिकल करियर नहीं है कि आप बैंकिंग कर रहे हैं या आईटी कर रहे हैं कि भाई हर 2-3 साल में कुछ प्रमोशन हो जाएगा, हर साल आपके पगार में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेखन में ऐसा नहीं है। अगर किताब चल पड़ी, बेस्टसेलर बन गई, तो आप इतना पैसा कमाएंगे जितना आप अनुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन 99% जो लेखक जो होते हैं अपनी किताब में इतना भी पैसा नहीं कमाते कि महीने के अंत में जो बिल है उसे भर पाए। तो इसीलिए मैं तीसरा सुझाव ये हरदम देता हूं कि अगर आपको लेखक बनना है तो साइड में नौकरी भी करिए, जो भी नौकरी, शिक्षक की हो, जर्नलिस्ट की हो, जो भी नौकरी, साइड में नौकरी करिए ताकि आपको पैसों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े अपने लेखन के। तो ये आपकी जो नौकरी है वो आपके लेखन को प्योर, पवित्र, क्योंकि फिर आप लिखेंगे सिर्फ अपनी आत्मा के लिए, पैसे कमाने के लिए नौकरी है। और इसका मतलब ये है कि आपको वीकेंड में काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। और भाई आगे बढ़ना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा ही। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, 7 दिन काम करते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। तो आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये कहूंगा मैं कि देखिए, अगर आपको कुछ लिखना है, लेखक बनना है, लेखन की दुनिया में उतरना है, तो सबसे पहली बात जो आप लिख रहे हैं दिल से लिखें। ये मत सोचिए कि किताब चलेगी नहीं चलेगी, बेस्टसेलर होगी नहीं होगी, क्रिटिक्स को पसंद आएगी नहीं आएगी, ये सब आप मत सोचिए। जैसे ही आप ये सब सोचना शुरू करते हैं, आप किताब को पोल्यूट कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं। किताब आप दिल से लिखें, आपकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए, चले ना चले वो भगवान को। तो ये पहला सुझाव हो, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है या यश कमाना है, उसके और कई आसान तरीके हैं भाई। लेखन की दुनिया में क्यों, और कई आसान तरीके हैं पैसे कमाने के, यश भी कमाने। तो लेखन जो कर रहे हैं आप दिल से करिए, आपकी आत्मा की आवाज होनी चाहिए। एक दूसरी बात, कोई भी किताब अपने आप नहीं बिकती। किसी भी किताब को बेचने के लिए या बेस्ट सेलर बनाने के लिए अच्छी मार्केटिंग करनी। और ये मैं हर लेखक को ये सुझाव देता हूं कि कई बार लेखक क्या करते हैं कि वो अपनी पुस्तक लिखते हैं, उसकी रचना करते हैं और प्रकाशन गृह को, ये पब्लिशर को दे देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि पब्लिशर भाई उसके कई और पुस्तकें हैं जो जिन्हें प्रकाशित करनी है। तो आपको अपने लेखक के तौर पर अपने पुस्तक के मार्केटिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। ये दूसरी, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं। मैं बहुत पुस्तकें पढ़ता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, एक लंबी लिस्ट दे सकता हूं किताबों की जो बेस्टसेलर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई क्योंकि उनका ठीक से मार्केटिंग नहीं किया गया। हिंदी, अपने जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी, मलयालम, सब में आप देखेंगे कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतनी अच्छी अच्छी उपन्यासें हैं, लेकिन जो बेस्टसेलर नहीं बनती क्योंकि वहां पे ठीक से मार्केटिंग नहीं होता। ये अंग्रेजी जो प्रकाशक हैं वो ठीक से मार्केटिंग करते हैं। तो ये हम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस जगत में ये सीखना पड़ेगा कि मार्केटिंग ढंग से कैसे किया। तो ये दूसरा सुझाव होगा। तीसरा सुझाव मैं ये दूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि लेखन के जगत में ऐसा है कि भाई ये कोई लॉजिकल करियर नहीं है कि आप बैंकिंग कर रहे हैं या आईटी कर रहे हैं कि भाई
हर 2-3 साल में कुछ प्रमोशन हो जाएगा, हर साल आपके पगार में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेखन में ऐसा नहीं है। अगर किताब चल पड़ी, बेस्टसेलर बन गई, तो आप इतना पैसा कमाएंगे जितना आप अनुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन 99% जो लेखक जो होते हैं अपनी किताब में इतना भी पैसा नहीं कमाते कि महीने के अंत में जो बिल है उसे भर पाए। तो इसीलिए मैं तीसरा सुझाव ये हरदम देता हूं कि अगर आपको लेखक बनना है तो साइड में नौकरी भी करिए, जो भी नौकरी, शिक्षक की हो, जर्नलिस्ट की हो, जो भी नौकरी, साइड में नौकरी करिए, ताकि आपको पैसों के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े अपने लेखन के। तो ये आपकी जो नौकरी है वो आपके लेखन को प्योर, पवित्र, क्योंकि फिर आप लिखेंगे सिर्फ अपनी आत्मा के लिए, पैसे कमाने के लिए नौकरी है। और इसका मतलब ये है कि आपको वीकेंड में काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, 7 दिन काम करना पड़ेगा। और भाई आगे बढ़ना है तो भाई काम तो करना पड़ेगा ही। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, 7 दिन काम करते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। तो आगे बढ़ना है तो काम तो करना ही पड़ेगा।